मित्रों नमस्कार। मेरी आज की बात वस्तुतः मेरा रोना गाना है। कहते हैं सुख बाँटने से बढ़ता है और दुःख बाँटने से कम होता है। आज मैं इसी तरह से अपना दुःख बाँटना चाह रहा हूँ आपसे। मुमकिन है एक तरफ़ा संवाद हो, पर आज मुझे इस चैनल का एक उपयोग ये भी लग रहा है कि ये मेरे लिए उस कांधे का काम कर रहा है जिस पर मैं अपना सिर रखकर रो सकूं, अपने मन का गुबार निकाल सकूं। मैं विष्णु बैरागी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा कीजिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट कीजिएगा और ठीक लगे तो अपने मित्रों से भी कहिएगा कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे वीडियो को देखते रहें। मित्रों मेरा ननिहाल रामपुरा में है और रामपुरा का ही एक परिवार मंदसौर में यहाँ बसा था। मंदसौर जिला मुख्यालय है। क्योंकि रामपुरा मेरा ननिहाल है तो वहाँ का परिवार, उसके मुखिया थे नारायण जी। हम सब उन्हें नारू दादा कहते थे। वो मुझे अपनी बुआ का बेटा और मैं उन्हें अपना मामा का बेटा मानता रहा। उनके वो भी सरकारी नौकरी में थे। तो नौकरी को बहुत बड़ी नहीं थी, मझोले किस्म की नौकरी थी सरकारी नौकरी, लेकिन ऐसी थी कि अपना परिवार वो प्रतिष्ठापूर्वक चला पा रहे थे। उनके कोई बड़े सपने नहीं थे, बहुत संस्कारी परिवार था और हीन महत्वाकांक्षी बिल्कुल नहीं था और लालची तो बिल्कुल ही भी नहीं था। बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार। वो आए तो उनका एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटा बड़ा था और बेटे से छोटी बेटी, उनकी बेटी 2 साल छोटी थी। उन्होंने दोनों को अच्छी पढ़ाई करवाई, दोनों की यथाशक्ति। बेटा मंदसौर में ही अपने कुछ छोटा-मोटा अपना कारोबार लेके बैठा हुआ है। बेटी मंदसौर में ही रहे और तकलीफ के दिनों में भाई-बहन एक-दूसरे की मदद कर सकें, इस भावना से उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी मंदसौर में ही की। अच्छा भला सब काम-काज चल रहा था। उन्होंने लोन लेकर अपना मकान बनाया था। मैं उनसे यदाकदा टेलीफ़ोन पे मेरी उनसे खूब बातें हुआ करती थी, नारू दादा से। उनकी पत्नी थी कांता भाभी हमारी। नारू दादा ने अपना मकान बनाया, बड़े खुश थे वो। उन्होंने गृह प्रवेश में मुझे बुलाया था, मैं गया भी था और जब दोनों बच्चों की शादियाँ उस नए मकान से ही की थी उन्होंने। और जब भी बात चलती थी तो तब कहते थे कि मैंने अपनी बेटी का काम शादी मेरी हैसियत से ज़्यादा अच्छी तरह से की है। मेरी बेटी संस्कारी है, एमए पास है और मेरा बेटा भी, वो भी एमए पास है। दोनों भाई-बहन, उन दोनों में आपसे अच्छी समझ है। क्योंकि मैं जब उनसे बात किया करता था कि आपने मकान खुद बनाया है और ये ज़माना ठीक नहीं है नारू भई, तो आप अपनी वसीयत लिख दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वसीयत लिखने की क्या आवश्यकता है? ये दोनों बच्चे, यानी ये मेरे संस्कार में, यदि मेरे संस्कार दिए हुए होंगे तो इन दोनों बच्चों में कोई विवाद कभी होगा नहीं और वसीयत की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। फिर भी मैं उनसे बार-बार आग्रह करता रहा, जोर देता रहा। मैं बीमा एजेंट हूँ पेशे से, तो गए 30-32 बरस से तो मैं इस मामले में ज़्यादा चिंता से लेने लगा था। तो मेरे कहने पे उन्होंने वसीयत तो करवाई, लेकिन उन्होंने वसीयत में केवल एक ही बात लिखी कि मेरी चल संपत्ति की मेरी वारिस मेरी पत्नी कांता होगी। मैंने उनसे कहा भी था कि अपने दोनों बच्चों के बारे में भी संपत्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दीजिएगा, ताकि कांता भाभी को कोई उलझन नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि तेरी भाभी भी समझदार है यार, कोई नासमझ नहीं है और नाती-पोतों की वाली महिला है, ये चिंता वाली कोई बात नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि दोनों बच्चे संस्कारी हैं, दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात वो बार-बार कहा करते थे, सबके सामने कहते थे, जब भी मौका मिलता था तब कहते थे, बेटा-बेटी दोनों की उपस्थिति में कहते थे और अपने परिवार की उपस्थिति में भी कहते थे कि मैंने अपनी बेटी को जो देना पावना करना था सब मैंने दे दिया। अब बेटी की मेरी कोई ज़िम्मेदारी मेरे माथे नहीं है और जो कुछ भी है अब मेरी पत्नी और मेरे इस बेटे का है यहाँ पर। इसकी मेरी गैर-हाज़िरी में मेरी पत्नी मालकिन होगी और मेरी पत्नी की गैर-हाज़िरी में फिर मेरा बेटा मेरा वारिस होगा। इसलिए संपत्ति के विवाद की कोई आशंका भी नहीं है। लेकिन वो ये बात कहते थे वो, लेकिन ये बात उन्होंने कभी लिख के नहीं दी। उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जैसा कि था होना ही था, बच्चे ने नामांतरण सब करवा के मकान अपनी माँ के नाम करवाया। भाभी से मेरा संवाद भाभी से बना रहा, कांता भाभी से ही बना रहा। उनसे भी मैं कहता रहा, मैंने कहा भाभी आप जब तक हैं तब तक तो सब ठीक है, लेकिन आपकी आँखें मूंदने के बाद में पता नहीं, ऐसा नहीं है कि दोनों भाई-बहनों में
झगड़े हो जाए, विवाद हो जाए और नाते रिश्ते टूट जाएँ, तो आप वसीयत कर जाइएगा। उन्होंने मुझसे बीच में 4-5 बार पूछा भी कि वसीयत मैं कैसे करूँ, किससे करूँ, वसीयत का तरीका क्या है? मैंने उनको सब तरीका भी बताया, 1-2 मित्रों के वकीलों के नाम भी बताए मंदसौर के, लेकिन वो वसीयत नहीं कर पाईं। एक बार जब मैं गया था मनासा, तो रास्ते में उनसे मिला था, तो उनसे मैंने पूछा था, मैंने कहा, "भाभी आप किस उलझन में हैं?" तो उन्होंने बहुत बहुत ही ऐसी बात कही कि जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरी ममता कहती है कि मेरी बेटी को भी कुछ मिले, लेकिन मेरी आत्मा मुझे रोकती है, क्योंकि तुम्हारे भैया सब कह गए थे कि अपनी बेटी का सारा देना-पावना कर गए हैं। और सच बात भी ये है, क्योंकि हाँ, और मैं एक बात को बताना भूल गया कि उस मकान पे उस बेटे ने लोन लेके उस मकान का विस्तार किया। उस मकान के लोन की किश्तें अभी भी चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी तुम कमाया तुम्हारे भैया ने बनाया कमाया, फिर इस बेटे ने इसको विस्तारित किया, लोन लेके इस कर्जा लेके किया इसने। फिर भी मेरी ममता कहती है कि मैं बेटी को कुछ दे के जाऊँ, लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि नहीं, अब जो कुछ भी है बेटे का है, बेटी का तो अपन सारी ज़िम्मेदारी पूरी कर चुके हैं, अब उसका कोई हक नहीं बनता है, तो मैं इसी उलझन में हूँ। मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा आपको यदि ऐसा कुछ देने की इच्छा हो तो बेटे से साफ-साफ बात करके आप जो भी देना-पावना करना हो आप अपने जीते जी सब कर जाइए, अपने हाथ से कर जाइए और अपनी वसीयत लिख जाइए आप। लेकिन वो शायद इस उलझन से कभी भी नहीं उभर पाईं और उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद में साल भर तक तो सब ठीक-ठाक चला, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पता नहीं साल भर बाद उस बेटी के मन में आया या दामाद के मन में कुछ आया, दामाद के दबाव में आकर बेटी ने किया या बेटी ने अपनी मर्ज़ी से कुछ किया, ईश्वर जाने वास्तविकता क्या है, क्योंकि बेटी से मेरी बात नहीं हो पाई। उस बेटी ने मुकदमा दायर कर दिया कि मैं भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार हूँ। और फिर मुकदमा चला और वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था भाई-बहनों के बीच में। मैं 2 बार गवाही देने के लिए मुझे जाना पड़ा और ईश्वर की साक्षी में जो कुछ मुझे पता था, नारू दादा जो कुछ कहा करते थे, कांता भाभी जो कुछ कहा करती थी, वो हुआ। आज मुझे खबर मिली कि मंदसौर कोर्ट ने उसका फैसला किया और बेटे के हक में फैसला दिया है कि बेटी का कोई अधिकार नहीं रहा है इस पे, क्योंकि जो भी जो पारिवारिक और अंतरंग मित्रों के जो गवाहियाँ हुई है, वो कानून की आत्मा को परे धकेलती हुई वो बेटी को इस अधिकार से वंचित करती है। और खुद बेटी ने भी कहा है कि पिताजी भी ऐसा कहा करते थे। दामाद ने भी कहा, हाँ, मेरे ससुर जैसा कहा करते थे, लेकिन कानूनी तौर पे हम इसके जो है हकदार हैं। तो सारी गवाहियाँ होने के बाद में आज ही मुझे खबर मिली है कि आज फैसला हुआ है कि आज फैसला बेटे के पक्ष में हुआ है। बेटी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया है। और जो सबसे पीड़ादायक बात जो हुई है, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ, वो ये है कि भाई-बहनों ने मानो वहाँ कोर्ट में घोषणा हुई, बहन ने कहा, भाई ने तो कुछ नहीं कहा, बहन ने कहा कि भाई तू आज से मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गई, अब मैं मर जाऊँ तो तू अब मुझ साड़ी लेके मत आना मेरे मरने पर, और तू मर जाएगा तो मैं भी बैठने के लिए भी नहीं आऊँगी। बहुत पीड़ा हो रही मुझे ये सब जानकर, सुनकर। अच्छा तो ये लगा कि एक मुकदमे का फैसला हो गया, लेकिन बुरा ये लग रहा है कि जिस पवित्र भावना से दारू दादा ने अपनी बच्ची की शादी मंसूर भी की थी, उस पवित्र भावना आज ध्वस्त हो गई। और नारू दादा की आत्मा यदि कहीं देख रही होगी तो बहुत कष्ट में होगी। कांता भाभी की थोड़ी-सी नासमझी से, थोड़ी-सी भावुकता से ये स्थिति पैदा हो गई। यानी विडंबना यही है कि जिस बेटी की चिंता करते हुए कांता भाभी अपनी उलझन से ममता और आत्मा इसके संघर्ष से उबर नहीं पाई, तो वही बेटी आज घोषणा करके चली गई कि मेरा भाई मेरे लिए मर गया। मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन इस दुःख में भी मैं मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरी इस कहानी में आपको अपना या अपने आसपास के किसी का, अपने वाले का किसी का चेहरा नज़र आता हो। तो यदि आपके आसपास ऐसा कोई हो या आप भी खुद ऐसी उलझन में हो, तो कृपा कीजिए सब कुछ साफ-साफ आज ही अपनी वसीयत लिख जाइए, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब हो गया है। हम सब देख रहे हैं बाज़ारवाद, उपभोक्तावाद हावी हो गया है। हम सब स्वार्थी होते चले जा रहे हैं। हमारे संस्कार ऐसा लगता है कि मरते जा रहे हैं। हम सब ने आँख की शर्म छोड़ दी है। बहुत पीड़ादायक क्षण सामने आ रहे हैं। ये सुखद स्थिति किसी की भी नहीं है। तो मृत्यु के बाद भी हमारे बच्चों में कोई कड़वाहट नहीं बने। वे आपस में मिलते रहें, प्रेम पूर्वक मिलते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से, यदि आपने अभी तक अपनी वसीयत नहीं लिखी है या आपके पास ऐसी चल-अचल ऐसी कोई संपत्ति है जिसकी वजह से विवाद हो सकता हो, तो अभी से ऐसा कुछ सब कुछ स्पष्ट कर जाइए कि हाँ, आपकी गैर हाज़िरी में आपके बच्चे
लड़े नहीं, झगड़े नहीं, मुकदमेबाजी नहीं करें, भाई भाई का दुश्मन नहीं हो जाए, भाई बहन में दुश्मनियाँ नहीं हो जाए। आप आज की सावधानी बच्चों के भविष्य को बनाए रखेगी, सुखद रखेगी, इनके रिश्ते बिल्कुल बराबर बनाए रखेंगे। मुझे लगता है आज मैं इससे अधिक और कुछ कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।